दोपहर का वक्त। अदनान अपने ऑफिस में बैठा कुछ काम कर रहा था। उसकी कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, पर लास्ट मोमेंट पर उसने मीटिंग कैंसिल कर दी। उसे ना जाने क्यों आज कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने जैसे तैसे सारे इम्पोर्टेंट काम दोपहर तक खत्म किए और वो अपनी कार की चाबी लेकर केबिन से जाने वाले था कि तभी वहां पर जैद आता है और उसे इस तरह हड़बड़ी में जाता देख पूछता है, सर आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? मीटिंग तो सारी कैंसिल हो गई है ना? अदनान अपनी गहरी आवाज में बस इतना कहता है, घर। उसके मुंह से घर जाने का सुनकर जैद को जरा हैरानी होती है, क्योंकि अक्सर वो टाइम खत्म होने के बाद भी काम करता रहता था। अदनान का नेचर काफी वर्कहोलिक था, पर आज तो वो आधे टाइम में ही घर जा रहा था, इसलिए वो टेंशन लेते हुए पूछता है, इस वक्त सब कुछ ठीक तो है ना सर? आप तो 8 बजे से पहले कभी घर नहीं जाते। कपकेक को छोड़ कर आया हूँ घर, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। यहाँ का काम तुम संभाल लेना और मैं कल से पहले नहीं आऊँगा, ना ही मुझे कॉल करना, चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो। अदनान के इंस्ट्रक्शन सुनकर जैद हाँ में गर्दन हिलाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, आप सच में बहुत फिक्र करते हैं उनकी। उसकी बात सुनकर अदनान हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, बीबी है मेरी, फिक्र तो होगी ना। और वैसे भी वो रोज यूनिवर्सिटी जाती है, आज कहीं नहीं गई है, घर पर छोड़ कर आया हूँ और मुझे पूरा यकीन है कोई ना कोई नया तूफान उसने लाकर खड़ा कर दिया होगा मेरे लिए, और ये बेचैनी शायद मुझे इसीलिए हो रही है। उसकी बात सुनकर जैद की मुस्कुराहट और लंबी हो जाती है और वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी 5 साल की बच्ची की बात कर रहे हैं। वो बच्ची ही है और उतनी ही खतरनाक भी। मेरी बीबी का मुसीबतों से एक गहरा रिश्ता है, वो घूम फिर कर उसके पास आ ही जाती है। खैर अब मैं जा रहा हूँ, तुम संभाल लेना सब। इतना कहकर वो बिना जैद की बात सुने वहां से चला जाता है। वैसे भी वो उससे ज्यादा बातें नहीं करता था, वो तो यहाँ बात मदीहा की थी, इसलिए उसके सब बाहर आए। इधर यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर जारा, मदीहा, सोफिया और यास्मीन चारों प्रिंसिपल के सामने सिर झुकाए खड़ी थी और जारा बीच बीच में मदीहा को जानलेवा नजरों से घूर रही थी। प्रिंसिपल का पूरा ध्यान भी सिर्फ मदीहा पर था। वो तंग आ गए थे उसकी शैतानियों से, और पिछली बार जिस तरह से अदनान उन्हें धमका कर गया था, उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उसे कुछ कह सके। सजा देना तो दूर की बात, पर इस बार उसने भी हद कर दी थी। जारा ने सरेआम इल्जाम लगाया था उस पर, हर्टिंग अटेम्प्ट का। उन्हें कोई तो एक्शन लेना पड़ता, फिर भी वो अपनी आवाज में नरमी लाते हुए मदीहा से कहते हैं, मदीहा बेटा तुम मुझे बताओगी क्या हुआ था? उनका इतना प्यारा नेचर देखकर तो सोफिया, यास्मीन और मदीहा तीनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी बार वो किसी सजा के लिए प्रिंसिपल ऑफिस लाई जाती थी, प्रिंसिपल सर बिना उनकी कोई बात सुने उस पर दाना पानी लेकर चल जाते थे। और आज जब उसने इतनी बड़ी गलती कर दी है तो वो इतने प्यार से उससे बात कर रहे हैं, उसे यकीन नहीं हो रहा था। वहीं जारा प्रिंसिपल सर को मदीहा से इतनी सॉफ्टली बात करता देख चिढ़कर हल्का गुस्से में कहती है, सर आप इससे क्या पूछ रहे हैं? मैं बता रही हूँ ना, इसने मेरे ऊपर जानबूझकर गरम गरम कॉफी फेंकी, आपको इसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्टली एक्शन लेना होगा। उसकी बात सुनकर प्रिंसिपल सर मदीहा की तरफ देखकर दोबारा पूछते हैं, मदीहा क्या तुमने कॉफी फेंकी थी? मदीहा वैसे ही सर झुकाए शर्मिंदगी से हाँ में सिर हिला देती है। वहीं उसकी हाँ सुनकर प्रिंसिपल सर एक बार फिर दुविधा में फंस जाते हैं कि अब उसे सजा दें तो कैसे दें। अच्छा, ऐसी कौन सी वजह थी जो तुम्हें इतना गुस्सा आया कि तुमने एक स्टूडेंट पर गर्मा गर्म कॉफी फेंक दी? जान सकता हूँ? प्रिंसिपल सर के कहने पर मदीहा हल्का गुस्से में बोली, सर ये मेरी फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और गुस्से में सामने काफी रखी थी तो मैंने फेंक दी, पर फाइट इन्होंने शुरू की थी। आप कैंटीन में से किसी से भी पूछ लीजिए। मदीहा की बात सुनकर प्रिंसिपल जारा की तरफ देखते हुए पूछते हैं, क्या मदीहा सही कह रही है जारा? सर ये आपको काफी कुछ झूठ बोल रही है। पहले इसने मुझे अपने घर पर बुलाया था और परेशान किया था, मैं सिर्फ इससे बात करने गई थी, और वैसे भी हम दोनों की हालत देखकर आपको पता चल रहा होगा कि गलत किसके साथ हुआ है, इसलिए या तो आप कोई एक्शन लीजिए, वरना वैसे भी मैं अपने भाई को कॉल कर चुकी हूँ, जारा बोली। उसकी बात सुनकर प्रिंसिपल सर एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, ठीक है फिर जब आप लोगों को फैमिली ही इन्वॉल्व करनी है तो मदीहा तुम भी अपने घर से किसी को बुला लो। वैसे भी इस बार ये कोई छोटी बात नहीं है, दोनों के साथ बहुत कुछ हो सकता था, इसलिए अब फैमिली के बीच डिस्कशन होगा। उनकी बात सुनकर मदीहा को तो जैसे पसीने छूटने लगे। जिस चीज से वो सबसे ज्यादा बचती थी, हमेशा उसकी सिचुएशन वैसे ही बन जाती थी। वो फैमिली में से अदनान के अलावा किसी को बुला नहीं सकती थी, और अगर अभी उसने अदनान को बुलाया तो बस वो घर जाकर जो उसकी वाट लगाएगा ना, उसे तब कोई नहीं बचा पाएगा। इस बीच वहीं पर प्रिंसिपल रूम में एक प्यून भी मौजूद था जो सारी बातें सुन रहा था, और ये सब सुनते ही वो बड़े धीरे से सबकी नजरों से बचकर अपने फोन में से किसी को एक मैसेज लिखकर टाइप कर देता है।
इधर दूसरी तरफ अदनान की कार जैसे ही हवेली के बाहर आकर रुकती है, वो चाबी गार्ड को देकर खुद अंदर आ जाता है। घर के सारे मेल तो अपने अपने कामों पर गए थे, सिर्फ औरतें मौजूद थी जो कि हाल में बैठकर रात के खाने के बारे में डिस्कशन कर रही थी। तभी अदनान को इसे आता देख सिफा जी फौरन उसके पास जाकर जरा हैरानी से पूछती हैं, बेटा आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? वैसे तो 8 बजे से पहले कभी नहीं आते। अदनान चारों तरफ देखते हुए उन्हें जवाब देता है, अम्मी वो आज कोई खास काम नहीं था, आप प्लीज कमरे में कॉफी भिजवा दीजिए। इतना कहकर वो सीधा कमरे में चला जाता है, क्योंकि उसे नीचे तो कहीं मदीहा की मौजूदगी महसूस नहीं हुई, तो उसे लगा कि जरूर वो कमरे में सो रही होगी। इस वक्त वो अक्सर सो जाया करती थी, पर जब वो कमरे में आता है तो बेड पर कोई मौजूद नहीं था। वो फौरन वापस नीचे हाल में आता है और जरा परेशान होते हुए सिफा जी से पूछता है, अम्मी कप केक कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। सिफा जी हल्का हैरान होते हुए कहती है, कहाँ है का क्या मतलब है? यूनिवर्सिटी गई है सोफिया और यास्मीन के साथ। भूल गया क्या? तेरी बीबी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और ये उसकी यूनिवर्सिटी का टाइम है। उनकी ये बात सुनकर तो अदनान की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो किसी तरह अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपने हाथों की मुट्ठियां बनाता है और 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके दोबारा आंखें खोलकर दांत पीसते हुए कहता है, किससे पूछ कर गई है यूनिवर्सिटी? अभी भी उसकी आवाज में गुस्सा, सख्ती और ठंडापन साफ साफ महसूस हो रहा था, जो सिर्फ सिफा जी को नहीं हॉल में मौजूद बाकी सबको भी महसूस हुआ। और उसे गुस्से में देखकर सिफा जी हल्का सा समझाते हुए कहती हैं, पर बेटा यूनिवर्सिटी तो वो रोज जाती है, ऐसे कब तक तुम्हारी इजाजत लेगी? और तुम तो खुद उसे पढ़ाते हो ना, तो फिर मसला क्या है? और तुम्हारे अब्बू से इजाजत लेकर गई है वो। अदनान अपनी वही सख्त आवाज में कहता है, मसला ये है कि मैंने उसे मना किया था जाने के लिए, अभी तबीयत ठीक नहीं है उसकी और आप लोगों ने भेज दिया उसे। उसकी बात सुनकर इस बार नाजिया जी कहती हैं, अदनान बेटा फिक्र ना करो, ठीक है वो, बुखार परसों से ही उतर गया है और आती ही होगी अभी वो। उनकी बात सुनकर वो कुछ कहता उससे पहले ही रुखसार जी कहती हैं, सिफा बेटा एक काम करो, जरा फोन लगाओ, लड़कियों को 1 घंटे होने को आया है, यूनिवर्सिटी छूटे, घर आने में तो आधा घंटा ही लगता है, रास्ते में है क्या? उनके कहने पर सिफा जी फोन करती या कुछ कहती उससे पहले ही अदनान बाहर की तरफ जाते हुए इतना कहता है, रहने दे, मैं खुद ले आऊंगा अपनी बीवी को। इतना कहकर वो तेजी से बाहर आ जाता है और घर वाले उसे देखते रह जाते हैं। सब लोग उसकी ओवर प्रोटेक्टिवनेस समझ रहे थे। इधर अदनान गुस्से में बाहर आता है और जैसे ही कार में बैठकर कार स्टार्ट करने वाला होता है, तभी उसके फोन पर बीप की आवाज के साथ एक नोटिफिकेशन आता है। वो फोन चेक करता है तो उसके पास किसी नंबर से एक मैसेज था और जैसे ही वो उस मैसेज को पढ़ता है उसकी आंखें गुस्से से बड़ी हो जाती है और वो कसकर अपनी आंखें बंद कर बड़ी मुश्किल से खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पर जब कुछ नहीं होता वो दोबारा कार स्टार्ट करते हुए खुद से कहता है, तुम मिलो मुझे, आज मैं तुम्हें सीधा पंखे से ही लटकाऊंगा। अब तक उसकी कार भी स्टार्ट हो गई थी। वो उसे सीधा सड़कों पर दौड़ा देता है। कुछ देर बाद इधर प्रिंसिपल ऑफिस में सब मौजूद थे। तभी दरवाजा खुलता है और एक 30 से 24 साल का लड़का अंदर आता है। उसे देखकर जारा जरा हैरान होकर उसके पास जाकर कहती है, जिहान भाई आप यहाँ? मैंने तो मिर्जा भाई को बुलाया था, उनके पास और भी बहुत काम है, तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं सुलझाते रहेंगे और मैं हूँ यहाँ, तुम चुप रहो। जिहान और जारा फुसफुसा ही रहे थे कि तभी प्रिंसिपल सर की आवाज आती है, मिस जारा ये कौन है? सर ये मेरे भाई हैं, जिहान गाजी। उसकी बात सुनकर प्रिंसिपल सर हाँ में सिर हिलाते हैं और मदीहा को देखकर पूछते हैं, मदीहा आपकी फैमिली मेंबर कहाँ है? उनके कहने पर जिहान का ध्यान भी उस पर जाता है तो बस अटक ही जाता है। वो बड़ी अजीब नजरों से उसे देख रहा था। किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। यहाँ मदीहा सिर झुकाए अपनी उंगलियों को आपस में उलझा रही थी। अब जब उसने किसी को बुलाया नहीं था तो कोई आता कैसे? पर ये बात वो प्रिंसिपल को कैसे बताती? वहीं उसे ऐसे खामोश देखकर प्रिंसिपल सर दोबारा पूछते हैं, क्या हुआ मदीहा, कहाँ है तुम्हारे घर वाले? वो कुछ कहती उससे पहले ही दरवाजा एक बार और खुलता है और कोई अंदर आता है और अपनी गहरी आवाज में कहता है, आई एम हियर। जब सब दरवाजे की तरफ देखते हैं तो सबके एक्सप्रेशन अलग अलग थे। जहां सोफिया और यास्मीन की आंखों में हैरानी थी, वहीं मदीहा की आंखों में डर, तो प्रिंसिपल की आंखों में घबराहट और जारा की आंखों में हवस और न जाने क्यों पर जिहान की आंखों में बेचैनी। दरवाजे पर अदनान खड़ा था जिसकी आंखों में बेहिसाब गुस्सा था और चेहरा एकदम काला पड़ा हुआ था। वहीं उसे देखकर मदीहा की जान हलक में आ चुकी थी। उसे पता था अब उसे कोई नहीं बचा सकता था। वहीं अदनान बड़े रौब के साथ चलकर अंदर आता है तो उसे देखकर प्रिंसिपल घबराते हुए जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहते हैं, सर आप यहाँ? अदनान प्रिंसिपल के सामने खड़ा होकर बेहद रौब से कहता है, जी मैं मदीहा को लेने आया हूँ। यूनिवर्सिटी का टाइम तो ओवर हो चुका, फिर जान सकता हूँ क्यों रोक रखा है इसे यहाँ?
उसके पूछने पर प्रिंसिपल कुछ कहता उससे पहले ही ज़ारा उसके पास जाकर भोली सी शक्ल बनाते हुए कहती है, अदनान जी आपको पता है इसने मुझे इतनी बातें सुनाई और मेरे ऊपर कॉफी भी फेंकी सबके सामने। और इससे आगे वो कुछ कह पाती उससे पहले ही अदनान उसे घूरते हुए कहता है, डोंट यू डेयर टू टेक माई नेम अगेन। उसकी इतनी खतरनाक आवाज सुनकर ज़ारा कांप कर रह जाती है। फिर भी वो दोबारा वैसे ही कहती है, मिस्टर सिद्दीकी मदिहा ने मुझे हर्ट करने की कोशिश की है। उसकी बात सुनकर अदनान बिना उसकी तरफ देखे मदिहा के पास जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, जो सिर झुकाए खड़ी थी। पहले कुछ पल तो वो कुछ नहीं कहता, फिर अपनी गहरी आवाज में कहता है, डिड शी हर्ट यू कपकेक। उसके सवाल पर मदिहा फौरन उसकी तरफ देखती है। उसे यकीनन इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। वो हैरान नजर से उसे देख रही थी। तभी अदनान दोबारा पूछता है, कपकेक टेल मी डिड शी हर्ट यू। इस बार उसकी आवाज में गुस्सा था जिसे सबने महसूस किया। मदिहा भी एक सांस लेकर डरती हुए ही कहती है, इसने अम्मी अब्बू को एब्यूज किया और बोला कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, मुझ में कोई टैलेंट नहीं है। ये कहते हुए उसकी आंखें नम थी। वो इसलिए नहीं रो रही थी क्योंकि ज़ारा ने उसे बुरा बोला, बल्कि वो इसलिए रो रही थी क्योंकि ज़ारा ने उसके अम्मी अब्बू को बुरा बोला। अदनान जो उसकी बातें सुन रहा था उसका चेहरा बिल्कुल गुस्से में लाल हो चुका था। वो आंखें बंद करके खुद को शांत करता है। फिर मदिहा के सिर पर बड़े प्यार से हाथ रखकर हल्का सा सहलाते हुए कहता है, डोंट क्राई बच्चा, आई एम हियर। उसे इस तरह इतने प्यार से मदिहा को शांत कराता देख ज़ारा चिढ़ जाती है और नाराजगी से अदनान से कहती है, गलत इसने किया है और आप इसे डांटने के बजाय शांत करा रहे हैं। उसकी बात सुनकर अदनान, जिसका पूरा ध्यान मदिहा पर था, वो चिढ़ते हुए कहता है, तुमने अगर अब एक शब्द भी अपनी इस इरिटेटिंग आवाज में बोला तो ट्रस्ट मी कुछ और बोलने लायक नहीं रहोगी। उसकी आवाज में ठंडापन सुनकर वो एकदम चुप हो गई। और वही जिहान जो अभी तक अदनान की प्रेजेंस में काफी छोटा फील कर रहा था, जरा हिम्मत करके अकड़ते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से ऐसे बात करने की। तुम इससे आगे के शब्द उसके हलक में ही रह गए। जब अदनान ने उसे इस कदर जानलेवा नजरों से देखा तो और वो डर के मारे कुछ कह ही नहीं पाया। आज तक उसे अपने भाई से भी इतना डर नहीं लगा था जितना अपने सामने बैठे उस शख्स से लग रहा था। वहीं अदनान उसे पूरी तरह से इग्नोर करके मदिहा को लेकर जाने लगता है। तभी प्रिंसिपल बड़ी हिम्मत करके कहता है, सर आप ऐसे नहीं जा सकते। ज़ारा ने कंप्लेन किया है मदिहा के खिलाफ। जब तक वो सॉर्ट आउट नहीं हो जाता आप नहीं जा सकते। उनकी ये बात सुनकर अदनान गुस्से में एक नज़र उस प्रिंसिपल को देखकर फिर अचानक मुस्कुराते हुए बड़े स्टाइल से उनके सामने वाली चेयर पर बैठकर अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखते हुए अपनी गहरी आवाज में कहता है, बिल्कुल सही कहा आपने तो। क्यों ना यही अदालत लगा ली जाए। पेश कीजिए अपना मुकदमा, हम भी तो सुने जरा। उसके कहने का तरीका बड़ा सरकास्टिक था जो प्रिंसिपल भी समझ रहे थे। फिर भी वो कहते हैं, ज़ारा ने कहा है कि मदिहा ने ज़ारा पर कॉफ़ी फेंकी है और अपने घर बुलाकर भी परेशान किया है। उनकी बात सुनकर मदिहा फौरन कहती है, इन्होंने पहले मुझे कैंटीन में परेशान किया था और मेरे अम्मी अब्बू को भी बहुत कुछ कहा। उसकी बात सुनकर फौरन ज़ारा कहती है, पर तुमने मुझे अपने घर बुलाकर परेशान भी तो किया था। उसकी ये बात सुनकर अदनान फौरन कहता है, अच्छा तो क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम हमारे घर आई थी? तुम्हारे इस भाई को पता है? उसकी ये बात सुनकर ज़ारा हैरानी भरी नजरों से कहती है, ये आप कैसे कह सकते हैं? आप भी तो थे वहाँ और आपने भी तो मेरे ऊपर कॉफी फेंकी थी। उसकी बात सुनकर अदनान हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, लगता है आपको कॉफी बहुत पसंद है। खैर मुझे तो याद नहीं कि आप कब हमारे घर आई थी। मैं तो आज आपको पहली बार देख रहा हूँ। उसने इतनी सफाई से झूठ बोला था कि किसी को उस पर शक हो जाए ये मुमकिन नहीं था। और ज़ारा भी बिल्कुल चुप थी क्योंकि इसके पास कोई गवाह नहीं था और वो हैरान भी थी कि अदनान झूठ बोल रहा है। वही अदनान अपनी जगह से उठते हुए कहता है, बहुत वक्त बर्बाद कर लिया आप लोगों ने हमारा, अब हमें चलना चाहिए। और प्रिंसिपल सर आपको आपका रेजिग्नेशन लेटर मिल जाएगा। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठकर मदिहा के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर सीधा बाहर की तरफ ले जाता है। वहीं प्रिंसिपल अभी भी शौक में था। सोफिया और यास्मीन भी जल्दी जल्दी उनके पीछे जाते हैं। इधर ज़ारा गुस्से में ही जिहान से कहती है, भाई आपने कुछ कहा क्यों नहीं? इतनी पावर है हमारे पास तब भी आप कुछ नहीं कर पाए। इससे अच्छा तो मैं मिर्जा भाई को बुला लेती। जिहान जरा खोए हुए अंदाज में बोला, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे कहीं देखा है और ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। और रही बात लड़ने की या पावर का इस्तेमाल करने की, तो तुम्हें भी पता है इलेक्शन आने वाले हैं। अभी हम कोई उल्टा सीधा स्टेप नहीं ले सकते और इतना बड़ा कोई मसला नहीं था जितना बड़ा तुमने बना दिया। अब चलो घर। इतना कहकर वो उसे वहां से ले जाता है। इधर अदनान मदिहा को घसीटते हुए लेकर जा रहा था। उसकी पकड़ जरा सख्त थी और उसका चेहरा गुस्से में लाल हो रखा था। मदिहा उसे आवाज लगा रही थी पर मजाल है जो वो रुक जाए। तभी सोफिया और यास्मीन दौड़ते हुए इसके सामने आकर रुकते हैं और हाँफते हुए कहते हैं, भाई आप।
अदनान उनकी बात काटते हुए सख्त आवाज में कहता है, बाहर ड्राइवर है, उसके साथ घर जाओ, मैं और कपकेक शाम तक आएंगे। उसकी बात सुनकर वो कुछ और कहने की हालत में नहीं थी, इसलिए चुपचाप वहां से चली गई। और यहाँ मदीहा अदनान की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, छोड़िए मुझे, आप क्या कर रहे हैं? पर अदनान बिना कुछ सुने उसे घसीटते हुए बाहर ले जाता है। अदनान गुस्से में मदीहा को घसीटते हुए यूनिवर्सिटी से बाहर लाता है। इस बीच वो बहुत कोशिश कर रही थी उससे अपना हाथ छुड़ाने की, पर अदनान की पकड़ मजबूत थी। इतने गुस्से में होने के बाद भी जिस तरह से उसने मदीहा का हाथ पकड़ रखा था, मदीहा को दर्द नहीं हो रहा था। वो उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर तेजी से गाड़ी स्टार्ट करता है। मदीहा डर से कांप रही थी। अदनान उसकी तरफ देख तक नहीं रहा था, पर वो उसका गुस्सा समझ रही थी। अदनान एकदम से गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और ये देखकर मदीहा बिल्कुल सीट से लगते हुए डर कर कहती है, अदनान जी प्लीज प्लीज स्पीड कम कर दीजिए। पर अदनान उसकी बात को इग्नोर करके स्पीड और तेज कर देता है। वो तो गनीमत थी कि उसका कॉलेज जरा कंट्री साइड पर हाईवे के पास था, तो वहाँ 1-2 कार ही और चल रही थी, वरना आज अदनान उसे सीधा जन्नत में ही ले जाता। अदनान को स्पीड ना कम करता देख मदीहा एक बार और कहती है, अदनान प्लीज कार रोको, मुझे नहीं जाना आपके साथ, मैं अम्मी से आपकी शिकायत करूंगी। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू उसकी गाल तक आ चुके थे। उसे अदनान की खामोशी बुरी तरह डरा रही थी। इधर अदनान को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, वो उसकी तरफ देख तक नहीं रहा था और गुस्से में उसने कार की स्पीड बिल्कुल फुल कर दी और मदीहा की सांसें जैसे रुक सी गई। उसका रोना और तेज हो चुका था और उसकी पकड़ अपनी सीट पर कस गई थी। उसे सीट बेल्ट लगाने तक का वक्त नहीं दिया था अदनान ने। अब तक उनकी कार हाईवे पर काफी आगे निकल गई थी। ये हाईवे बड़ा खतरनाक था क्योंकि यहाँ दोनों तरफ खाई थी। अदनान तेजी से ड्राइव कर रहा था, तभी एकदम से एक मोड़ आता है और मदीहा डर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे अब यकीन हो गया था कि अब वो नहीं बचने वाली, पर अदनान एकदम शांत था। वो फौरन एक टर्न लेता है जिससे गाड़ी थोड़ी दूर जाकर झटके के साथ रुकती है और मदीहा का सर डैशबोर्ड से लगते लगते रुकता है। इस झटके के कारण मदीहा फौरन आंखें खोल कर देखती है तो वो सही सलामत थी, जिसकी उम्मीद उसे कुछ बची नहीं थी। अदनान अभी भी शांत था, या शायद सिर्फ बाहर से शांत दिख रहा था। उनकी कार अभी भी हाईवे के एक साइड पर रुकी हुई थी। अदनान एकदम से कार का गेट खोलकर बाहर चला जाता है और एक साइड खड़ा हो जाता है। मदीहा अभी भी अदनान को देख रही थी, जो किसी सनकी आदमी से कम नहीं लग रहा था। मदीहा के हिसाब से उसने कोई बड़ा कांड नहीं किया था, लेकिन अदनान का रिएक्शन काफी ज्यादा ओवर लग रहा था। ऐसे ही आधा घंटा बीत गया पर अदनान वापस नहीं आया। वो अभी भी बाहर ही देख रहा था। वहीं मदीहा, जो अभी तक उसका इंतजार कर करके थक गई थी, वो कुछ सोचकर बाहर आई। उसे डर तो लग रहा था अदनान से, पर अब रात होने लगी थी। वो यहाँ और नहीं रुकना चाहती थी। वो किसी तरह डरते हुए उसके पास जाती है और उसके पीछे जाकर कहती है, अदनान जी। पर अदनान कुछ नहीं कहता। वो उसकी तरफ पलट कर देखता तक नहीं। मदीहा दोबारा जरा और नजदीक जाकर कहती है, अदनान जी मुझे घर जाना है। उसकी बात सुनकर अदनान, जो अभी तक किसी तरह खुद को शांत करे खड़ा था, वो उसकी तरफ पलटता है और उसके कंधों से पकड़कर उसे कार के बोनट से लगाते हुए गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, क्यों? तुम्हारे पैर तो घर में टिकते नहीं है, फिर क्या मसला है, रहो ही। उसके गुस्से को देखकर मदीहा जरा डरते हुए कहती है, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, मुझे जाना है, प्लीज घर ले चलें। उसके मुंह से ओवर रिएक्ट सुनकर अदनान गुस्से में उसे घूरते हुए चिल्ला कर कहता है, ओवर रिएक्ट, राइट, मैं ही हूँ जिसे बेफिजूल तुम्हारी फिक्र रहती है, और तुम्हें कहाँ परवाह है किसी चीज की? जब मैंने कहा था कि घर पर रहना तो क्यों गई यूनिवर्सिटी? उसके इस तरह चिल्लाने पर मदीहा बुरी तरह घबरा जाती है और किसी तरह अटक अटक कर कहती है, वो मेरी अटेंडेंस थी। तो अदनान उसकी बात काट कर बोला, तुम्हारी अटेंडेंस ऑलरेडी 80% से ऊपर है, इसलिए फिजूल के बहाने बनाना बंद करो। तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ? मुझे पता है तुम वहाँ सिर्फ इसलिए गई थी ताकि मेरी खिलाफत कर सकूं। उसकी बात सुनकर वो कुछ नहीं कहती, बल्कि सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। उसकी हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। वही अदनान गुस्से में दोबारा उसे बुरी तरह झंझोड़ते हुए कहता है, क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके? हर बार तुम जानबूझकर ऐसी हरकतें करती हो जिससे मुझे गुस्सा आए, तकलीफ हो। आज तुम बोल दो साफ साफ, तुम्हारे साथ मसला क्या है? उसे ऐसे गुस्से में देखकर मदीहा कांपती आवाज में कहती है, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आ गई मैं यूनिवर्सिटी तो क्या हो गया? ताया अब्बू की इजाजत लेकर आई थी। आप इस तरह मुझ पर गुस्सा नहीं कर सकते। अदनान गुस्से में चिल्लाया, मैं कौन हूँ तुम्हारा? उसके पूछने पर वो कुछ नहीं कहती तो अदनान दोबारा चिल्लाते हुए पूछता है, आई आस्क्ड हु द हेल आई एम टू यू। उसके इस तरह कहने पर मदीहा डरती हुई आंखें बंद करके कहती है, सौहर है। ओह शुक्र अल्लाह, तुम्हें कम से कम याद तो है। क्या मेरी बातें तुम्हारे लिए मायने नहीं रखनी चाहिए? हाँ,
हर बार ये बेवकूफियां, ये बचपना, ये खिलाफत क्यों? अदनान चिल्ला कर बोला। मदिहा डरते हुए सिसक कर ही बोली, आई एम सॉरी, आगे से नहीं होगा, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी, प्लीज। व्हाट सॉरी? हाँ, हर बार गलतियां करके सॉरी नहीं कहा जाता मिसेस अदनान सिद्दीकी। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर आज मदिहा की सांसें जैसे रुक गई थी। ये पहली बार था जब उसने उसे इस तरह एड्रेस किया था। वो अभी खोई हुई सी उसे देख रही थी, तभी अदनान दोबारा अपनी सख्त आवाज में कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ये बेवकूफ बनने का ड्रामा करके मेरे जज्बातों का मजाक बनाओगी, उन्हें नजरअंदाज करोगी और मैं बेवकूफ बनता रहूंगा? उसकी बात सुनकर मदिहा हैरान नजरों से उसे देखती है, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो, और फिर फौरन नजरें चुराते हुए कहती है, मुझे घर जाना है और मैं खुद से चली जाऊंगी। आपको जो सोचना है सोचिए, मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगी। इतना कहकर वो साइड से जाने लगती है, तभी अदनान दोबारा उसे बुरी तरह दबोच कर कार के बोनट से लगाते हुए कहता है, कोशिश भी मत करना भागने की। तुम मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब दोगी, बोलो। क्यों सब जानकर अनजान बनना रहता है तुम्हें? क्यों मेरे साथ ही ज्यादती करती आ रही हो? मदिहा उसकी पकड़ से खुद को आजाद करने की कोशिश करते हुए कहती है, मैं कुछ नहीं कर रही, समझे? मुझे जाना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे डर लग रहा है आपसे। अदनान उसकी बातों को नजरअंदाज करके उसके चेहरे को हाथों में थाम कर इस बार बेहद मोहब्बत के साथ पूछता है, तरस नहीं आता तुम्हें मुझ पर? बोलो कपकेक, हर किसी को लेकर जब तुम इतनी रहम दिल हो तो मुझे लेकर इतनी पत्थर दिल कैसे हो जाती हो? क्यों करती हो ऐसा? तुम तो मुझसे ज्यादा मोहब्बत करती थी ना उन्हें, ये रिश्ता भी तो कहीं ना कहीं उन्होंने जोड़ा था, फिर क्यों है ये बेरुखी? मदिहा उसकी बातें सुनकर अब बुरी तरह कांप रही थी, पर अचानक वो उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर धक्का देती है और गुस्से में रोते हुए कहती है, मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना, सुना आपने? नहीं देना कोई जवाब, और आप दूर रहो मुझसे। आई एम ए मर्डरर, मैंने उनका कत्ल किया है, आप दूर रहो, मैं आपको भी कुछ कर दूंगी। ये कहते हुए वो बुरी तरह पैनिक करने लगी थी। इस वक्त उसकी हालत बहुत बुरी थी, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वो बुरी तरह ऊपर से नीचे तक कांप रही थी। ये देखकर अदनान का दिल बुरी तरह घबरा रहा था, उसे पता था अब क्या होगा। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने ये सवाल उससे किए, क्यों उसका माजी उसके सामने लाया, ये जानते हुए भी कि वो कितना दर्दनाक है। धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है, बच्चा शांत, देखो इधर आओ मेरे पास। पर मदिहा पर जैसे कोई असर नहीं हो रहा था, वो किसी बदहवास की तरह लगातार पीछे हो रही थी और उसके मुंह से बस कुछ टूटे फूटे शब्द निकल रहे थे, दूर रहो, मैं मर्डरर हूँ। ये कहते हुए लगातार पीछे हो रही थी, जो कि मेन सड़क थी और वहां पर गाड़ियां जा रही थी। इधर मदिहा अभी भी बदहवास सी थी, वो वैसे ही खोए हुए अंदाज में कहती है, मैंने उन्हें मार दिया, आई किल्ड हिम मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आई किल्ड हिम, मुझे जेल में होना चाहिए, आई किल्ड हिम। अदनान बड़े धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए उसे शांत करते हुए कहता है, नो कपकेक, इट्स नॉट योर फॉल्ट बेबी, वो बस एक एक्सीडेंट था, तुम सिर्फ 7 साल की थी बेबी, प्लीज शांत हो जाओ, इधर आओ मेरे पास। पर मदिहा को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, वो लगातार पीछे हो रही थी और ऐसे ही पीछे होते होते वो एकदम बीच सड़क पर पहुंच गई। अदनान उससे जरा दूर ही था, वो उससे कुछ कहने वाला था कि तभी अचानक उसकी नजर मदिहा के लेफ्ट साइड जाती है, जहां से एक बड़ा सा ट्रक आ रहा था जो बिल्कुल उसके पास पहुंच चुका था और वो जोर से चीखता है, कपकेक। ट्रक लगभग मदिहा के पास पहुंच ही गया था, पर इससे पहले कि वो मदिहा को छू पाता, अदनान फौरन आगे बढ़कर उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और ट्रक तेजी से आगे निकल जाता है। गनीमत थी कि उन दोनों में से किसी को कुछ हुआ नहीं था, पर इस इंसिडेंट से मदिहा, जो अभी तक अपने सेंस में नहीं थी, फौरन जैसे होश में आती है और अदनान से डर के मारे और चिपक जाती है। वहीं अदनान को खुद होश नहीं था, उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसकी सांसें लेकर वापस उसे लौटाई हो। वो मदिहा को खुद से अलग करके ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछता है, बच्चा तुम ठीक हो ना, कहीं लगी तो नहीं? मदिहा ने बस ना में सिर हिला दिया, उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। अदनान को पर शायद अभी भी सब्र नहीं आया था, उसने अपनी मोहब्बत को खुद से दूर जाते देखा था, ये उसके लिए आसान तो नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता मदिहा के पूरे चेहरे को हल्का हल्का चूमने लगता है। वहीं मदिहा, जो अभी तक कांप रही थी, धीरे धीरे उसके टच से नॉर्मल होने लगती है। कुछ देर बाद जब अदनान को सुकून मिल जाता है कि वो पूरी तरह ठीक है, तो वो उसकी गालों को थामकर बड़े प्यार से कहता है, आई एम सॉरी कपकेक, सॉरी। मदिहा जो चुप थी, वो बेहद शांत आवाज में कहती है, घर जाना है। उसकी बात सुनकर अदनान फौरन उसे बाहों में उठाता है और गाड़ी के पास बिठाकर खुद पैसेंजर सीट पर बैठकर कार स्टार्ट करता है। मदिहा खामोशी से खिड़की के बाहर देख रही थी और अदनान ड्राइव करते हुए उसे देख रहा था। आज कितनी तकलीफ हुई थी उसे ऐसे देखकर, ये उसे ही पता था। वो हंसती खेलती मुस्कुराती हुई मदिहा तो एक छलावा था,
जो वो लोगों को दिखाती थी। हकीकत में तो वो अंदर तक बिल्कुल टूटी हुई है। वो राज जो उसके अंदर दफन है उससे सिर्फ अदनान ही वाकिफ है, बाकी कोई नहीं जानता कि कितने जख्म है उसके अंदर। वो नादानियाँ, वो सराहतें सब सिर्फ एक झूठ है लोगों को दिखाने के लिए कि वो बिल्कुल ठीक है, पर हकीकत में वो कितनी ठीक है ये सिर्फ अदनान ही जानता था। उसकी मोहब्बत कितनी तकलीफ में है ये सिर्फ वो जानता था। सिर्फ वो वाकिफ था अपनी मोहब्बत के उन गहरे राजों से जिसे सब घर वाले अनजान थे। अदनान कार ड्राइव करते हुए बीच बीच में मदीहा को ही देख रहा था जो एकटक बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था सिवाय खामोशी के, पर आंखों में एक दर्द था, एक तड़प। अदनान उसे देखते देखते ही अपनी एक पुरानी याद में खो गया। फ्लैशबैक। एक आदमी जिसकी उम्र करीब 29 से 30 साल की होगी, वो दिखने में बहुत हैंडसम था। वो एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र करीब 5 से 6 साल होगी, उसका हाथ पकड़कर एक कमरे में आता है। उस आदमी ने किसी वकील की तरह कपड़े पहन रखे थे। वो लोग जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं, वो छोटी लड़की जल्दी से उस आदमी के पीछे छिप जाती है और ये देखकर उस आदमी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं वो आदमी एक नजर सामने देखता है जहां एक 17 से 18 साल का बेहद हैंडसम लड़का किसी किताब में खोया हुआ था। इस कम उम्र में भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी, वो उसे सबसे अलग बनाती थी। वो आदमी एक नजर उस लड़के को देखकर कहता है, अदनान, ये क्या शिकायत आई है हमारे पास तुम्हारी? ये आवाज सुनकर अदनान, जिसका सारा ध्यान अपनी किताब में था, वो नजरें उठाकर उस आदमी की तरफ देखता है और जैसे ही उसकी नजर उनके पीछे छिपी छोटी सी लड़की पर जाती है, उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वो उसे घूरते हुए कहता है, कपकेक, क्या शिकायत करके आई हो मेरी? तुम जरा मेरे पास आकर भी बताओ। उसके ऐसे घूरने पर मदीहा और डर जाती है, उस आदमी को और कसकर पकड़ लेती है। ये देखकर वो आदमी अदनान को डांटते हुए कहता है, अदनान, तुम डरा रहे हो मेरी प्रिंसेस को, और तुम्हारी शिकायत ये है कि अब तुम मेरी प्रिंसेस के साथ खेलते क्यों नहीं हो? देखो कितनी अपसेट है वो। अदनान उसकी बात सुनकर चिढ़ते हुए कहता है, ओह फॉर गॉड्स सेक, अब क्या मैं एक 18 साल का होकर बाबी डॉल के साथ खेलूं? आर यू किडिंग मी फ्रेडी? उसकी बात सुनकर वो आदमी हंसते हुए कहता है, और नहीं तो क्या, अभी घर घर खेलो, बाद में घर बसाना उसके साथ। उनकी बात सुनकर अदनान तल्खी से कहता है, जब हमारी शादी हो जाएगी तो इसे बिल्कुल सुधार दूंगा मैं। एक तो आपने इसे सर पर चढ़ा रखा है, कुछ भी वो पहुंच जाती है आपके पास शिकायत करने। वो आदमी हल्का मुस्कुराते हुए बोला, तो वो तो करेगी ही शिकायत, खैर तुम इसके साथ अभी खेलोगे, और क्या किताबों में घुसे रहते हो तुम? ना भी पढ़ो तो डिस्ट्रिक्ट टॉप ही करोगे, समझे? फिर मदीहा को देखकर बोले, प्रिंसेस आप जाओ अपनी डॉल ले आओ, ये खेलेगा आपके साथ। उनकी बात सुनकर मदीहा एक नजर अदनान को देखती है जो उसे घूर रहा था, फिर खुशी खुशी वहां से चली जाती है और उसके जाते ही उस आदमी के चेहरे के भाव एकदम सख्त हो जाते हैं और वो अदनान से कहते हैं, क्या किया है तुमने कल स्कूल में? कंप्लेन आई है तुम्हारी। एक बच्ची को किस कदर पीटा है तुमने, उसके हाथ की 2 हड्डियां टूटी है। अदनान बिना किसी भाव के बड़े बेपरवाह अंदाज में कहता है, उसने मेरी कपकेक को टच किया था, ये तो करना था। तो तुम उसे इस तरह मारोगे, और तुम्हें पता भी है इसका नतीजा क्या हो सकता है? तुम्हें स्कूल से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं वो लोग, या कोई और लीगली एक्शन भी ले सकते हैं उस लड़की के पेरेंट्स। उस आदमी की बात सुनकर अदनान हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तो आप है ना उसके लिए, लड़िएगा मेरा केस, यूं ही तो इंडिया के बेस्ट क्रिमिनल लॉयर नहीं हैं आप। आदमी चिढ़ते हुए बोला, हाँ इसलिए तो लॉयर बना हूं मैं, ताकि अपने भतीजे का केस लड़ता रहूं। हाँ तो मसला क्या है, फिक्र ना करें, फ्री में नहीं लड़ने के लिए कहूंगा, फीस मिल जाएगी आपको। अदनान बोला, अच्छा और कहाँ से दोगे मेरी फीस? पता भी है कितने जीरो लगते हैं उस डिजिटल में? उस आदमी की बात सुनकर अदनान बोला, अपने चाचू से मांग कर दूंगा, बहुत रिच है वो, और मेरे लिए तो फिर कितने भी पैसे खर्च कर सकते हैं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हद है, मतलब मुझसे पैसे मांग कर तुम मुझे ही दोगे? सच में अदनान सिद्दीकी से बहस में कोई नहीं जीत सकता। तुम्हें तो मेरी तरह लॉयर होना चाहिए, मुझे भी फेल कर दोगे। आप जानते हैं मुझे ये प्रोफेशन कितना नापसंद है, मैं जिंदगी में कभी भी लॉयर नहीं बनूंगा, बहुत इरिटेटिंग लगता है मुझे, और आप जानते हैं मुझे क्या करना है और क्या बनना है। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मुझे पता है, तुम्हें तो एक सक्सेसफुल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है ना? वैसे लंदन यूनिवर्सिटी से तुम्हारे पास कॉल आया है, तुमने घर वालों को बताया? अभी नहीं, बोर्ड्स के बाद। अभी मैं इसे एक सीक्रेट रखना चाहता हूँ, और वैसे भी कपकेक को पता चला तो वो अभी से तमाशा लगाना शुरू कर देगी, उसे समझाना पड़ेगा, अगर वो नहीं मानी तो मैं नहीं जाऊंगा। तुम पागल हो गए हो अदनान, तुम्हें पता भी है कितने कम लोगों का सिलेक्शन होता है वहां पर,
और अगर तुम्हें मौका मिल रहा है तो तुम्हें जाना चाहिए, और वो अभी बहुत छोटी है तो तुम तब तक अपना फ्यूचर बनाओ। उसे समझाओगे तो मान ही जाएगी, और मैं हूं ना यहाँ पर, इसलिए ज्यादा मत सोचो। भूलो मत, तुम्हारा हर सपना मेरा सपना भी है। आपका सपना तो मुझे लॉयर बनते देखने का था। हाँ, और मुझे पता है कि वो मुमकिन नहीं है, इसलिए सपना चेंज कर दिया। वो दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि सिफा जी वहां आकर उस आदमी को ऐसे तैयार देखकर कहती हैं, फवाद आज भी तुम्हें ऑफिस जाना है? आज तो रुक जाते, संडे है आज, इतना काम अच्छा नहीं है। फवाद यानी कि वो आदमी उन्हें हल्का सा साइड हक करते हुए कहता है, अरे भाभी कुछ इम्पोर्टेंट काम है, और पक्का इस केस के बाद हम कहीं घूमने चलेंगे। अदनान के भी एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब तक। सिफा जी खुश होते हुए बोली, हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा। फिलहाल तुम दोनों नीचे आओ, नाश्ता तैयार है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद फवाद जी जरा साहस से कहते हैं, जलन तो नहीं होती? तुम्हारी अम्मी मुझसे तुमसे ज्यादा प्यार करती हैं। आपने मेरी अम्मी औरत मेरी फ्यूचर वाइफ दोनों को चुरा लिया है, और आदत हो चुकी है मुझे इसकी। पर देखना, जब कप केक बड़ी हो जाएगी तो मैं उसे अपने जैसा बना लूंगा। आपका नाम भी नहीं सुनना चाहेगी वो। ये बात उसने कही तो जरूर थी, पर उसे ये नहीं पता था इसका असर क्या होगा। फ्लैशबैक एंड। यही सब सोचते सोचते अदनान की कार हवेली के बाहर आकर रुकती है। मदीहा कार रुकते ही अपना बैग लेकर फौरन कार से उतर जाती है और बिना अदनान को देखे अंदर चली जाती है। वहीं अदनान का ध्यान उसी पर था। वो इस उम्मीद में था कि वो उसे पलटकर जरूर देखेगी, पर उसने नहीं देखा, और ये महसूस करके कहीं न कहीं उसके दिल में एक दर्द जरूर उठा था। अदनान कुछ देर तक मेन एंट्रेंस को देखता है और फिर कार आगे बढ़ाकर वहां से निकल जाता है। इधर मदीहा अंदर आती है तो सब वहीं मौजूद थे। उसे आता देख सिफा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, आ गए तुम दोनों? अदनान कहाँ है? उसी के साथ थी ना तुम? उनके पूछने पर मदीहा को अदनान की याद आती है, वरना वो तो अपने ख्यालों में गाड़ी से उतरकर घर कब तक आ गई थी, उसे कुछ होश ही नहीं था। वो उन्हें कुछ काम था तो थोड़ी देर में घर आएंगे, मुझे बाहर छोड़कर ही चले गए। ओह अच्छा ठीक है, तुम जाओ आराम करो, थक गई होगी। नाजिया जी के कहने पर मदीहा चुपचाप चली जाती है। सोफिया जो उसका बिहेवियर नोटिस कर रही थी, कुछ सोच कर कहती है, अम्मी ये इतना शांत क्यों लग रही है? उसकी बात सुन सिफा जी कहती हैं, कुछ नहीं, थक गई होगी, ज्यादा मत सोचो तुम, थोड़ी देर आराम करने दो उसे। थोड़ी देर बाद अदनान अपनी ऑफिस की बड़ी सी बिल्डिंग की छत पर खड़ा शहर को देख रहा था, जो अब लाइटों से जगमगा रहा था। वो एकटक उन लाइटों को देख रहा था, तभी कोई उसके बगल में आकर खड़ा हो जाता है। ये कबीर था। उसे ऐसे देखकर कबीर जरा फिक्र के साथ कहता है, अदनान तुम ठीक हो? अदनान बिना उसकी तरफ देखे अपनी गहरी आवाज में कहता है। आज उसे फिर पैनिक अटैक आया। उसकी बात सुनकर कबीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो हैरान होते हुए ही कहता है, क्या? पर अब तो वो ठीक हो चुकी थी, फिर ऐसे अचानक? अदनान तल्खी से मुस्कुराते हुए बोला, वो बीमार नहीं है जो ठीक होती, ये तो उसके जख्म हैं जो अभी तक नहीं भरे। और भरे भी कैसे? सिर्फ 7 साल की थी वो जब वो हादसा हुआ था, और मेरी सांसें रुक गई थी आज उसे वैसे ही देखकर। ये कहते वक्त उसकी आवाज में एक दर्द था, जिसे समझते हुए कबीर उसे समझाते हुए कहता है, अदनान तुझे उसे संभालना पड़ेगा यार, तू इस तरह हार नहीं मान सकता। केवल तू वाकिफ है उसकी सिचुएशन से, घर वालों को भी कुछ नहीं पता। मैं तो उसे संभाल लूंगा, पर मुझे कौन संभालेगा? तुम्हें अंदाजा भी है उसे इस तरह देखकर क्या बीतती है मुझ पर, जब वो हर किसी के सामने मुस्कुराती है, पर उसकी आंखों में छुपा वो दर्द कोई नहीं देख पाता। तुम्हें पता है कैसे लगता है मुझे? वो मेरी मोहब्बत है, मेरी जिंदगी है। अगर उसे कोई तकलीफ होगी तो दर्द मुझे होता है। वो खुद को मर्डरर समझती है, उसे लगता है उसने कत्ल किया है। वो सोच भी कैसे सकती है यार? अदनान तूने ही कहा ना कि अभी बच्ची थी, तो बस यार समझ इस बात को। वो इंसिडेंट उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है जिसे वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, और जब तक वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर लेती उसकी हालत और बदतर होती जाएगी। और ये पैनिक अटैक इस बात का सिम्टम है कि वो डिप्रेशन की तरफ जा रही है। अदनान यू हैव टू डू समथिंग। पर क्या करूं मैं यार, उसे देखकर इतना टूट जाता हूँ। देखो अदनान, सबसे पहले तो तुम्हें उसे खुश रखना होगा, उसे खुद से कनेक्ट करना होगा, उसके मन से डर निकालना होगा ताकि वो थोड़ा अटैच्ड हो तुमसे, और तुम ही हो जो उसे नॉर्मल कर सकते हो। और फिलहाल तुम घर जाओ, वो इंतजार कर रही होगी तुम्हारा। उसे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि सिर्फ तुम वो जानते हो जो कोई नहीं जानता। वो मेरा इंतजार कभी नहीं करती, उसे मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो छोटी सी मदीहा नहीं है जो मेरे उसके साथ खेलने से मना करने पर रूठ कर सबसे शिकायतें करती थी। ये मेरी पुरानी वाली मदीहा नहीं है। ये जो है ये तो डरती है मुझसे, उसे लगता है कहीं मैं उसे कुछ कर ना दूं। अदनान दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ बोला,
कबीर अदनान की तकलीफ समझ रहा था। वो एक गहरी सांस लेकर बड़ी मुश्किल से कहता है, तो बना लो ना उसे अपनी वही पुरानी वाली मदीहा, जिसकी सुबह भी तुमसे थी और शाम भी। बना लो उसे वैसा जैसा तुम चाहते हो, जैसे वो थी। ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। उसकी बातें सुनकर अदनान ने कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन उसने कुछ बहुत बड़ा जरूर सोच लिया था। कबीर कुछ कहता उससे पहले ही वो उसे नजरअंदाज करके वहां से निकल जाता है और कबीर उसकी इस हरकत पर नागवारी में सिर हिलाता रह जाता है। अदनान घर आया तब काफी रात हो गई थी। सब अपने अपने कमरे में थे। वो भी सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया, पर जब कमरे में आया तो सारी लाइट्स बंद थी सिवाय बेड साइड लैम्प के। उसी लैम्प की रोशनी में उसे मदीहा दिखी, जो बेड के एक साइड गहरी नींद में सो रही थी। ये देखकर वो हल्का सा दर्द में मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, तुम मेरा इंतजार कभी नहीं कर सकती, क्योंकि इंतजार उसका किया जाता है जिसके होने या ना होने से फर्क पड़ता है। पर तुम्हारे लिए मेरा होना या ना होना कहीं मायने नहीं रखता। कुछ देर तक उसे देखने के बाद वो वहां से सीधा बाथरूम की तरफ चला जाता है। बाथरूम का दरवाजा बंद होते ही मदीहा अपनी आंखें खोलती है। वो सो नहीं रही थी, बस आंखें बंद थी उसकी। वो एक नजर बंद दरवाजे को देखती है, फिर घड़ी को जो 11:30 बजा रही थी। ये देखकर वो खुद से ही बड़बड़ाती है, न जाने कहां से आ रहे हैं इतनी रात को। हद होती है, वक्त की कोई खबर ही नहीं है। वो भी बड़बड़ा ही रही थी कि दरवाजा खुलने की आवाज आई तो उसने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली। अदनान बाथरूम से बाहर आया तो उसने वही अपना कुर्ता पजामा पहन रखा था। वो जैसे ही कमरे में आता है तो उसकी नजर कॉफी टेबल पर रखे खाने पर जाती है, जो ढका हुआ रखा था। ये देखकर वो फौरन मदीहा की तरफ देखता है और उसकी पोजीशन देखकर वो फौरन समझ जाता है कि वो सो नहीं रही है। और ये देखकर उसके चेहरे पर जहाँ थोड़ी देर पहले मायूसी थी, अब एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो कुछ सोचकर खाना वही रखा रहने देता है और लाइट्स वापस से ऑफ करके बेड पर अपनी जगह जाकर लेट जाता है। इस बीच मदीहा आंखें बंद करे हुए ही उसकी हर एक मूवमेंट फील कर रही थी, और जब उसने उसे ऐसे बिना कुछ खाए लेटते देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। वो वैसे ही लेटे हुए अपने मन में सोचती है, सुबह नाश्ता नहीं किया था, फिर लंच भी नहीं खाया और अब डिनर भी नहीं कर रहे हैं। बाहर से तो कहीं खाकर नहीं आए, पूछूं क्या? फिर जट से अपने जहन के ख्याल छटकते हुए खुद से ही कहती हैं, नहीं नहीं, पूछूंगी तो लगेगा कि फिक्र कर रही हूँ। मुझे थोड़ी ना फिक्र है किसी की। ये सब सोचते हुए वो दोबारा सोने की कोशिश करती है, पर अब नींद आना मुमकिन नहीं था। उसका दिल चाह रहा था कि वो उससे पूछे, पर जहन बार बार मना कर रहा था। कुछ सोचकर वो दोबारा खुद से कहती है, ऐसे कैसे सो सकती हूँ मैं? इंसानियत के नाते ही सही, पूछना तो चाहिए। हाँ, पूछ लेती हूँ, वैसे भी नींद नहीं आएगी। यही सब सोचकर वो वैसे ही लेटे हुए सीलिंग को देखकर खामोशी तोड़ते हुए हल्की सी आवाज में कहती है, खाना नहीं खाया आपने? उसकी आवाज सुनकर अदनान के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ जाती है। उसे इसी आवाज का इंतजार था और उसे पता था कि ये आवाज जरूर आएगी। वो भी वैसे ही लेटा हुआ अपनी नर्म आवाज में पूछता है, तुम सोए नहीं अभी तक? इंतजार कर रही थी मेरा? नहीं, वो आपने बाथरूम का गेट बंद किया तो आवाज से आँख खुल गई। मैं क्यों इंतजार करूंगी आपका? मदीहा झेपते हुए बोली। उसकी बात सुनकर अदनान मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है, ओह सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी नींद खराब हुई। सो जाओ तुम दोबारा। इतना कहकर वो पलट कर उसकी तरफ पीट करके सो जाता है। उसकी इस हरकत पर वो कुछ और चिढ़ गई और हल्का परेशान होते हुए कहती है, आपने खाना तो खाया नहीं, ऐसे कैसे सो रहे हैं बिना कुछ खाए? अदनान उसके और कुछ मजे लेते हुए बोला, मन नहीं है मेरा। भाई, पहली बार तो बीवी फिक्र कर रही थी, मजे तो लेना बनता था। उसकी ऐसी बेफिक्री देखकर मदीहा उठकर बैठते हुए घुटनों के बल उसके नजदीक जाकर उसका कंधा हिलाते हुए कहती है, चुपचाप खा लीजिए ना, क्यों नखरे कर रहे हैं? उसकी जिद देखकर अदनान खुद भी उठकर बैठ जाता है और गहरी सांस लेकर बिना किसी भाव के उसे देखते हुए ही कहता है, तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है? मैं खाऊं या ना खाऊं, इट शुड नॉट मैटर फॉर यू। मदीहा उसकी बात सुनकर झेप जाती है। अब वो ये तो नहीं कह सकती थी कि उसे उसकी फिक्र थी। अब जो बात वो खुद नहीं मान रही थी वो उसे कैसे कह दे, इसलिए बातें घुमाते हुए कहती है, वो तो मैं इसलिए कह रही थी ताकि आप ठीक से खाओ और अपनी तबीयत ना बिगाड़ लो, वरना ताया अम्मी तो मुझे यही कहेंगी ना कि मैंने आपका ठीक से ख्याल नहीं रखा, और फिर सारी बात मुझ पर आएगी और घर वाले मुझे कटघरे में खड़ा कर देंगे। इसलिए कह रही हूँ, खा लीजिए चुपचाप, ज्यादा नाटक मत कीजिए। वैसे भी मुझे किसी के नखरे उठाने की आदत नहीं है। इतना कहकर वो खुद बेड से उतरकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी पूरी ताकत से खींचकर उठाने की कोशिश करने लगती है, पर कहाँ वो नन्ही सी जान और कहाँ उसके सामने बैठा वो हट्टा कट्टा आदमी उसे जरा सा हिला तक नहीं पा रही थी। वही अदनान उसकी गोल मोल बातें सुनकर नागवारी से उसे देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। उसकी बीवी इतनी सफाई से झूठ बोलती थी कि उसके इस हुनर के आगे वो खुद भी हार जाता था।
अगर वो उसकी फितरत से वाकिफ ना होता तो पक्का उसके नाटक को सच मान बैठता। मदीहा जब उसे खींचते हुए थक जाती है तो बुरी तरह बेदर्दी से उसका हाथ झटकते हुए मुंह बनाकर कहती है, या अल्लाह कितने नखरे हैं आपके, शर्म कीजिए। आपकी इस हाथी जैसे शरीर को मैं चींटी जैसी लड़की उठाने की कोशिश कर रही हूँ, अब तो उठ जाइए। उसके इस कॉम्प्लीमेंट पर अदनान की भौहें सिकुड़ जाती हैं। मतलब लड़कियां मरती हैं उसकी बॉडी पर और उसकी ये पिद्दी सी बीबी चलते फिरते उसकी ऐसी बेइज्जती करती है। और वो मोहब्बत का मारा उस पर आवाज ऊंची करना तो दूर की बात है, नजरें तक ऊंची नहीं कर पाता। मदीहा दोबारा उसे खींचते हुए कहती है, उठिए ना अब, और क्या ढोल नगाड़े बजवाऊं। उसकी आवाज दोबारा सुनकर वो जरा होश में आता है और इस बार खड़ा होते हुए उसे घूर कर देख कर कहता है, अच्छा तो अब तुम मेरी बॉडी पर सवाल उठा रही हो। लड़कियां मरती हैं मेरी पर्सनालिटी पर, समझी। जिम में पसीना बहाकर बनाई है मैंने ये बॉडी, मैं इसके खिलाफ नहीं सुनूंगा। पर खैर तुम्हें क्या पता होगा, तुम खुद मेरे एक डंबल से भी आधी हो। उसकी बात सुनकर वो एकदम चिढ़ जाती है। फिर कुछ सोचकर उसे अजीब नजरों से घूरते हुए उसके चारों तरफ घूमने लगती है। उसकी नजरों को समझते हुए अदनान पूछता है, घूर क्यों रही हो। घूर नहीं रही हूँ, ढूंढ रही हूँ। अदनान अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहता है, क्या ढूंढ रही हो। देख रही हूँ ऐसा क्या है आप में जो लड़कियां आप पर मरती हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि आजकल की लड़कियों को पसंद को क्या हो गया है। वेरी डिसअपॉइंटिंग। कसम से जो आप पर मरती है ना, उन्हें मर ही जाना चाहिए, वो भी चुल्लू भर पानी में डूबकर। मदीहा की बातें सुनकर अदनान को गुस्सा तो इतना आ रहा था कि वो उसे चलते हुए पंखे से टांग दे, पर अफसोस वो सिर्फ ऐसा सोच सकता था, क्योंकि अगर उसे एक खरोच भी आती थी तो उसकी धड़कनें रुक जाती थी और इसी बात का वो हमेशा अनजान बनते हुए या शायद जानबूझकर फायदा उठाती थी। उसकी इंसल्ट करना तो दूर की बात है, लोगों की नजरें नहीं उठती थी उसके सामने, और यहाँ उसकी ये बीबी जिसे उसकी ना कदर थी ना फिक्र। अदनान उसके जरा नजदीक होते हुए कहता है, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी है आजकल। क्यों, सरकार ने जबान पर भी टैक्स लगा दिया है क्या, जो सोच समझ कर चलाऊं। मदीहा ने कहा तो अदनान दांत पीसते हुए फिर बोला, कैसा हो कि मैं यही तुम्हारा कत्ल कर इसी बेड के नीचे तुम्हारी डेड बॉडी गाड़ दूं। उसकी बात सुनकर मदीहा डर जाती है और हल्का सा पीछे होते हुए जबरदस्ती अपने दांत दिखाते हुए कहती है, आप तो हाथापाई पर उतर आए, मैं तो बस मजाक कर रही थी, और आइए ना खाना खाइए, बातें तो होती रहती हैं। इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाती है और उसके लिए खुद खाना सर्व करने लगती है। वही अदनान बस उसे निहार रहा था। आज वो पहली बार उसके वाइफ वाले काम कर रही थी। वैसे तो अदनान ने उसे बचपन से ट्रेन कर दिया था, वो अपने सारे काम उसी से कराता था जबरदस्ती, क्योंकि उसे अच्छा लगता था जब वो कुछ करती थी उसके लिए। पर आज कुछ अलग था, आज वो खुद कर रही थी अपनी मर्जी से, बिना किसी जबरदस्ती के। उसे खाना निकालता देख वो पूछता है, तुमने खाया। मदीहा जो अब तक खाना निकाल चुकी थी वो प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बड़ा इठलाते हुए कहती है, हाँ आपको क्या लगता है आपके लिए भूखी बैठी रहूंगी। अदनान प्लेट अपनी तरफ सरकाते हुए बोला, मैं वो उम्मीदें नहीं लगाता जो मुमकिन ना हो। ये कहते हुए उसने एक निवाला मदीहा की तरफ बढ़ाया, जो देखकर वो नासमझी में उसे देखकर कहती थी, अभी कहा तो आपको कि खा लिया मैंने, फिर क्यों। अदनान बेहद प्यार से उसकी आंखों में देखकर बोला, एक निवाला मेरे लिए। उसके ऐसे कहने पर मदीहा उसे बस देखती रह जाती है, फिर कुछ सोचकर हल्का सा झुककर खा लेती है। वहीं उसके खाने के बाद अदनान खुद भी खाने लगता है। वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स बाद कुछ खा रहा था, वरना उसका ध्यान अपनी बीवी से हटता कहाँ था। मदीहा उसे खाना खाते हुए देख रही थी, तभी उसकी नजर प्लेट में रखी रसमलाई पर जाती है और वो हसरत भरी नजरों से उसे देखने लगती है। दरअसल मदीहा को बचपन से ही मीठा बहुत पसंद था और आज नाजिया जी ने स्पेशली डिजर्ट में रसमलाई बनाई थी। नीचे बहुत ज्यादा लड़ने झगड़ने के बाद भी उसे सिर्फ एक कटोरी ही मिली थी, क्योंकि खाने पीने को लेकर नाजिया जी बहुत स्ट्रिक्ट थी और उनके हिसाब से ज्यादा मीठा ठीक नहीं, इसलिए उन्होंने मदीहा को एक कटोरी से ज्यादा एक चम्मच नहीं खाने दिया था। वो बड़े प्यार से उस रसमलाई की कटोरी को देख रही थी और अदनान उतने ही प्यार से उसे। वो बहुत अच्छे से जानता था कि उसे मीठा कितना पसंद है। बचपन में भी वो हमेशा कुछ अच्छा काम करने के बाद उसके पास आती थी और वो उसे बहुत सारी चॉकलेट्स रिवार्ड के तौर पर देता था, और जिस दिन वो स्कूल से आते वक्त चॉकलेट लाना भूल जाता था उस दिन वो कलेश करती थी। वो खाना खाते हुए रसमलाई की कटोरी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, खा लो, मुझे पसंद नहीं, और जिस हसरत से तुम इसे देख रही हो कहीं शर्मा ना जाइए। उसकी बात सुनकर वो खुश होते हुए पूछती है, खा लूं पक्का, आप अम्मी से शिकायत तो नहीं लगाएंगे। शिकायत लगाना तुम्हारा काम है, आज भी और बचपन में भी, तो इसे मेरे हिस्से मत डालो, और हाँ अगर दोबारा पूछा तो मैं फिर खुद खा जाऊंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। अदनान की धमकी सुनकर वो फौरन कटोरी हाथ में उठाकर रसमलाई खाने लगती है।
खाने के मामले में उसे शेयरिंग बेयरिंग नहीं पसंद थी। वैसे भी अदनान भी मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। ऐसी ही तो थी उसकी मोहब्बत, थोड़ी नादान, थोड़ी अजीब, पर अंदर से उतनी ही मैच्योर, उतनी ही समझदार, उतनी ही ज़हीन, जो हर किसी को समझ नहीं आती थी। ऐसे ही उसके बाद दोनों ने खामोशी से अपना अपना खाना खाया। हाँ, बीच बीच में अदनान जरूर नजर उठाकर उसे देख लेता था, पर मदीहा का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी रसमलाई पर था। खाने के बाद मदीहा ने सारे बर्तन समेट कर वहीं रख दिए। अदनान ने उसे नीचे जाने से मना किया था, क्योंकि उसे पता था अगर अभी वो नीचे जाएगी तो जरूर कोई नया कांड करके आएगी। रात भी बहुत हो गई थी, इसलिए इस वक्त सोना ही बेहतर था। मदीहा बेड की तरफ जा ही रही थी कि तभी अचानक उसे कुछ याद आया और वो फौरन उसके पास वापस आकर उसके बिल्कुल नजदीक खड़े होकर उसे घूरते हुए अपनी उंगली उसकी तरफ पॉइंट करते कहती है, कितने बड़े कंजूस हैं आप, शर्म नहीं आती आपको? ये पैसे कब्र में लेकर जाएंगे जो कमा रखे हैं। उसके इस नए कॉम्प्लीमेंट पर अदनान को बहुत हैरानी हुई। उसे अकड़ू, चंगेज खान, बदतमीज, घमंडी, ये सब कुछ तो समझ आता था, पर कंजूस, ये तो शायद वो आखिरी चीज होगी इस दुनिया में जो वो कभी होगा। हर दिन जितने करोड़ों रुपए वो लुटाता था, उस हिसाब से ये टाइटल उस पर कहीं से भी सूट नहीं कर रहा था। कंजूस, वो कैसे? जान सकता हूँ। मदीहा उसे वैसे ही घूरते हुए बोली, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल रहे हैं। और वो क्या है? मदीहा एकदम उसके नजदीक आकर कहती है, मेरी मुंह दिखाई। पूरे 2 दिन हो गए शादी को और आपने मेरी मुंह दिखाई नहीं दी। आपको पता है, आज सब मुझसे पूछ रहे थे कि मेरी मुंह दिखाई में क्या मिला। मैं क्या जवाब देती कि मेरे शौहर इतने कंजूस हैं, उन्हें याद ही नहीं रहा कि बीबी के लिए कुछ लाना भी होता है। उसकी बात सुनकर एकदम से अदनान को याद आया कि उसे शायद कोई तोहफा तो जरूर देना चाहिए था, पर इन सब चीजों में वो इस बारे में भूल ही गया था। पर फिलहाल वो बिना किसी भाव के बड़े एटीट्यूड से कहता है, मुंह दिखाई? लेकिन कौन सी मुंह दिखाई? तुम्हारी ये अजीबोगरीब शक्ल जो मैं बचपन से देखता रहा हूँ, अब इसे देखने के लिए भी मुझे कुछ देना पड़ेगा? ये कौन सा लॉजिक हुआ? उसकी बात सुनकर मदीहा का छोटा सा चेहरा पूरा लाल हो जाता है और वो लगभग गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, व्हाट द हेल डू यू मीन बाय अजीबोगरीब शक्ल? कभी अपनी शक्ल देखी है? ऐसा लगता है जैसे उल्टा इवेल्यूएशन हो गया हो। बंदरों से तो मिलते हैं आप, पता नहीं इंसान कैसे पैदा हो गए। एक और अजीब कॉम्प्लीमेंट। अब तक अदनान समझ गया था, जिंदगी में उसकी बीवी कभी उसकी तारीफ नहीं कर सकती, हाँ बेइज्जती जरूर करती रहेगी। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो टेढ़ा मुस्कुराते हुए एकदम से उसकी कमर से पकड़कर उसे अपने नजदीक खींचता है और बेहद मदहोशी से कहता है, यू आर राइट कपकेक, मुझे तुम्हारा मुंह दिखाई का तोहफा नहीं भूलना चाहिए था, पर मुझे अभी अभी याद आया, हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल गए हैं। मदीहा जो पहले ही उसके इस तरह नजदीक खींचे जाने पर हल्का सा घबरा गई थी, उसके सवाल पर नासमझी में उसे देखती है, जैसे पूछ रही हो और क्या भूल गए वो। अदनान उसकी आंखों में सवाल को समझते हुए वैसे ही मदहोशी भरी आवाज में कहता है, आवर वेडिंग नाइट बेबी, हाउ कुड यू फॉरगेट सच ए स्पेशल इवेंट? कोई बात नहीं, अब मुझे याद आ गया है, और देखो माहौल भी है, तुम भी हो, मैं भी हूँ, तो क्यों ना आज कुछ एक्साइटिंग किया जाए। लेट्स सेलिब्रेट द नाइट स्वीट हार्ट। उसकी बात सुनकर वो ऊपर से लेकर नीचे तक जैसे कांप गई थी। वो डरते हुए खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। वहीं उसे इस तरह डरता देख अदनान को अलग ही मजा आ रहा था। वो उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड की तरफ जाते हुए कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मेरा मूड बन गया, कुछ तो करना पड़ेगा। वहीं उसकी इस हरकत पर मदीहा खौफ से कांप गई थी। बस एक यही चीज थी जिसकी उम्मीद उसने अदनान से नहीं की थी फिलहाल। ओके मेरे प्यारे लिसनर्स, तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।